नमस्कार दोस्तों, फोकस यूपीपीएससी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की न्यू एनसीईआरटी सीरीज समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे अध्याय 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। आज हम अध्याय 6 में भारतीय सभ्यता का प्रारंभ के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही इसके साथ हम इससे जुड़े प्रश्न भी देखेंगे जो लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में पूछे गए हैं। इससे पहले दोस्तों, आप चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को भी अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी और भी बेहतर हो सके। इससे जुड़े पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस यूपीपीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अध्याय 6। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा सिंधु अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है, वास्तव में कई मायनों में एक अनूठी सभ्यता थी। एक सामयिक रूप से संतुलित समुदाय रहता था जहां धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है। संक्षेप में हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई देते हैं, बीबी लाल का कथन है। इससे जुड़े हम महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लेते हैं। सभ्यता क्या है, पहला प्रश्न है, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, इसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा, उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी, यानी सभ्यता की जो मुख्य उपलब्धियां थी वह क्या थी, इसके बारे में भी हम जानेंगे। धौलावीरा किला क्षेत्र का उत्तरी प्रवेश द्वार है, यह चित्र में आप देख रहे हैं। महिलाएं बैठी हुई हैं, ये बना हुआ है। अब हम पढ़ते हैं सभ्यता के बारे में कि सभ्यता क्या है। दोस्तों, न्यू एनसीईआरटी पढ़ना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो भी प्रश्न आयोग बनाएगा वो इसी से बनाएगा, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से पढ़िए। इससे जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किए, चाहे वो मेंस आंसर राइटिंग हो, चाहे वो प्री के क्वेश्चन हो, तो आप अच्छे से देखते चलिएगा। क्योंकि सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से या वैदिक से या फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सबसे अत्यधिक प्रश्न बनते रहे हैं। अध्याय 4 के अंत में हमने देखा कि कैसे मनुष्य का पहला समूह एक स्थान पर रहने लगा, कृषि करने लगा। कैसे उसने कुछ तकनीकी जैसे भवन निर्माण, धातु विज्ञान, यातायात साधन का विकास किया और सभ्यता की ओर उन्मुख हुआ, यानी बढ़ा। यहाँ एक शब्द आया धातु विज्ञान। धातु विज्ञान क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। धातु विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति से धातु निष्कर्षण, यानी प्रकृति में जो भी धातु है उसका निष्कर्षण यानी निकाल कर उन्हें शुद्ध करने, आपस में मिलाने की तकनीकों और साथ साथ धातु और उनके गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है, जिसे हम धातु विज्ञान कहते हैं। जैसे प्रकृति से हमें लोहा, एल्युमिनियम, सोना आदि तरीके की धातुएं प्राप्त होती हैं, उनको शुद्ध किया जाता है, क्योंकि उनमें कई तरीके की अशुद्धियां मिली होती हैं। ठीक है, तो उसी के अध्ययन को हम धातु विज्ञान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आखिरी सभ्यता क्या है। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया जाता है। किस चरण के लिए, उन्नत चरण के लिए। इसे और स्पष्ट करने के लिए यहाँ हम इस बात पर विचार करेंगे कि एक सभ्यता में कम से कम निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। इनकी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वहां हम पढ़ेंगे। पहला, शासन और प्रशासन का कोई रूप। जटिल समाज और उनके अनेक कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु शासन और प्रशासन का कोई एक रूप होता है। ठीक है। दूसरा है नगरीकरण। नगर योजना, नगरों का विकास और उनका प्रबंधन, जिनमें सामान्यतः जल प्रबंधन, जल निकासी व्यवस्था आदि आती है। जैसे नगर योजना, घर बने हों, जल निकासी की व्यवस्था हो, कुएं तालाब आदि हो। ठीक है, इस तरीके का नगरों का विकास हो। ठीक है, इस तरीके की भी व्यवस्था होनी चाहिए सभ्यता में। तीसरा है विभिन्न प्रकार के शिल्प, कच्चे माल जैसे पत्थर और धातु का प्रबंधन और तैयार माल जैसे आभूषण और उपकरण का उत्पादन आदि भी होना चाहिए। तीसरा व्यापार। चौथा व्यापार, सभी प्रकार की वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए आंतरिक एक नगर अथवा एक क्षेत्र के अंदर और बाहरी दूरस्थ अथवा विश्व के अन्य भागों के साथ व्यापार होना चाहिए। जैसे कि हम चाइना के साथ व्यापार करते हैं, हम अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं, हम कुछ चीज़ें अमेरिका को देते हैं, हम कुछ चीज़ें अमेरिका से लेते हैं, इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, आंतरिक व्यापार भी होना चाहिए कि जैसे हम हमारे घर के आसपास तमाम तरीके के मार्केट होते हैं, हम वहाँ ज़रूरत की सामान अपने खरीदते हैं, तो इस तरीके की सभ्यता में जरूरी है व्यापार भी होना चाहिए। लेखन का कोई रूप हो, उनका कोई लिपि हो, अभिलेखों को रखने और संवाद बनाने के लिए आवश्यक हो, जिससे हम किसी चीज़ों को समझ सकें, कम्युनिकेशन हो सके जिससे हम लोगों का। छठवां है जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार, कला हो, स्थापत्य, साहित्य,
श्रुति परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से जीवन और विश्व की अभिव्यक्ति। ठीक है, कला के माध्यम से, जैसे हम पहनावे के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि राजस्थानी महिलाएं किस तरीके की दिखती हैं, दक्षिण भारत की महिलाएं कैसी दिखती हैं, उनके मंदिर कैसे होते हैं, मतलब स्थापत्य, उनके साहित्य जैसे तमिल संगम है, महाभारत है, इन सब चीज़ों ये साहित्य है, इससे भी हम ये भी ज़रूरी है। ठीक है, किसी सभ्यता के अंदर, जिससे हम उनके बारे में हम अधिक से अधिक जान सकते हैं। कृषि उत्पादकता 7वां, जो गांव नहीं बल्कि नगरों को भी भोजन उपलब्ध करा सके। अगर भोजन नहीं होगा तो जीवन नहीं संभव है, इसलिए कृषि उत्पादकता भी जरूरी है, जिससे अत्यधिक भोजन हो और जीवन यापन संभव हो सके। तो यह मूलभूत चीजें हैं जो सभ्यता के लिए जरूरी हैं। विचार कीजिए, ऊपर बताए गए विशेषताओं में से आप किसे मूलभूत विशेषता मानते हैं, अर्थात ऐसी विशेषताएं जो अन्य सभी के लिए अनिवार्य हैं। तो इसमें से देख लेते हैं, जैसे कृषि अनिवार्य है, नगरीकरण में जैसे जल निकासी प्रबंधन, घरों का होना, ये सब अनिवार्य, क्योंकि ऋतुएं बदलती रहती हैं, हम बिना घर के जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। शासन व्यवस्था कोई हो जिससे कोई जीवन जीने में कोई बाधा ना आए। शिल्प व्यापार भी हो जिससे हम अपने वस्तुओं को बेच सके और हम और भी नई वस्तुएं प्राप्त कर सकें। इस तरीके का अपना कोई साहित्य भी हो, कला हो, स्थापत्य भी हो, जिससे हम अपनी चीज़ों को और बेहतर बना सके, कम्युनिकेशन और अच्छा कर सके। तो इस तरीके की मूलभूत आवश्यकताएं आपको दी हुई हैं जो सभ्यता के लिए अनिवार्य हैं। आइए पता लगाएं, दी गई सूची में प्रत्येक विशेषता के लिए क्या आप उस समय के समाज में विद्यमान व्यवसाय और रोजगार की सूची तैयार कर सकते? तो आपने देख लिया, आप इसकी सूची तैयार कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज विश्व के अधिकांश समाजों में इन सभी विशेषताओं को आसानी से देखा जा सकता है। जिस तरह हमने सभ्यता को परिभाषित किया है, उस अर्थ में सभ्यता का आरंभ कब हुआ? विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर सभ्यताओं का आरंभ हुआ। आगे हम देखेंगे कि कैसे सभ्यता का आरंभ हुआ, कहां कहां पर। जिस क्षेत्र में मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक और सीरिया का क्षेत्र, मेसोपोटामिया का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहां लगभग 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ और इसके कुछ शताब्दियों के बाद प्राचीन मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ, यानी इजिप्ट। आप इन सभ्यताओं और अन्य सभ्यताओं के बारे में आगे कक्षाओं में भी हम पढ़ेंगे। सही अर्थों में उन प्राचीन सभ्यताओं के बहुत बड़े योगदान और प्रगति के कारण ही मानवता आज वर्तमान स्थिति में पहुंच सकी है। अभी हम केवल भारतीय उपमहाद्वीप और उसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे, जहां से हमारी कहानी आरंभ होती है। बिफोर कॉमन एरा 4000 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया की सभ्यता का आरंभ हुआ। उसके बाद 3000 BCE बिफोर कॉमन एरा मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ और 2000 पूर्व सिंधु सरस्वती सभ्यता का आरंभ हुआ। ठीक है, तो आपने देख लिया कि सबसे पहले मेसोपोटामिया पहला, दूसरा है मिस्र की सभ्यता और तीसरा है सिंधु सभ्यता। तो 2600 से 1900 सामान्य समुद्र यानी बिफोर कॉमन एरा तक सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय दर्शाती समय रेखा। ठीक है, यहाँ कहीं शुरू हुआ होगा 2600 और यहाँ से यहाँ तक 1900 तक, तो यह दर्शा रही है समय रेखा। आपने समझ लिया होगा अच्छी तरीके से। आप याद कर लीजिए कि कब कौन कभी कभी क्रम आ जाता है, तो आप यह क्रम देख लीजिएगा, मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु सभ्यता। आगे बढ़ते हैं गांव से नगर के बारे में। पंजाब आज का भारत और पाकिस्तान में विभाजित, ठीक है, और सिंधु अब पाकिस्तान के विशाल मैदानों को सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियां सिंचित करती हैं। सिंधु नदी के इन मैदानों को उपजाऊ और कृषि के अनुकूल बनाया। सिंधु नदी ने कहाँ उपजाऊ बनाया? मैदानों को, सिंधु नदी क्षेत्र के जो मैदान है कृषि के लिए उपजाऊ बनाया। इन मैदानों की पूर्व दिशा में कुछ सहस्त्राब्दियों पहले एवं अन्य नदी सरस्वती हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात कि हम देख लेते हैं चित्र। सुतकांगेडोर और यह क्षेत्र सिंधु नदी का क्षेत्र, ठीक है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात का भी क्षेत्र के क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती थी। 3500 सामान्य समुद्र यानी बिफोर कॉमन एरा से इस पूरे क्षेत्र में गांव नगरों में परिवर्तित हो गए और लगभग 2600 सामान्य समुद्र पूर्व में बढ़ते व्यापार और अन्य विनियमों के कारण नगर महानगरों में परिवर्तित हो गए। नगर क्या हुआ? महानगरों में परिवर्तित हो गए।
देख लेते हैं। एक शब्द आया था सहायक नदियां। सहायक नदियां किसे कहते हैं? वह नदी जो किसी बड़ी नदी या झील में मिलती है। उदाहरण यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। इन सभ्यताओं को पुरातत्ववेत्ताओं ने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता जैसे नाम दिया। तीनों एक ही सभ्यता के नाम है, चाहे हम सिंधु सभ्यता कह सकते हैं, सिंधु सभ्यता कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या सिंधु सरस्वती सभ्यता कह सकते हैं। हम इन सभी नामों का प्रयोग करेंगे। इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी कहते थे। हड़प्पाई या हड़प्पावासी कहते थे। यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। आपने ऊपर देख लिया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और सिंधु सभ्यता, तो यह पुरानी सभ्यताओं में से एक है हड़प्पा सभ्यता। इस विकास प्रक्रिया को भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता को भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। वर्तमान में इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी क्यों कहते हैं? इसका सीधा सा उत्तर है कि लगभग एक शताब्दी पहले यानी 1920-21 में हड़प्पा, आज के पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, वहां पर हड़प्पा इस सभ्यता से संबंधित पहला उत्खनन नगर था। उसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता पड़ा या हड़प्पावासी पहला जो था वह पाकिस्तान के, आप याद रखेंगे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में खुदाई में इस समय मिला था 1920 से 21 के बीच। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की कुछ प्रमुख बस्तियों का मानचित्र पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा बनी प्राकृतिक सीमाओं को देखेंगे हम। यहां हमने देख लिया हिंदुकुश पर्वत, हिमालय और सुलेमान श्रेणी जो कि एक प्राकृतिक सीमा बनाती हैं, अरावली रेंज। अब हम सिंधु सभ्यता के कुछ नगर देख लेते हैं। हड़प्पा, गांवेरी वाला, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, बनावली और कालीबंगा। ठीक है, हमने सिंधु नदी यहां देख लिया, ये हमने मैप देख लिया। अब हम इससे जुड़े प्रश्नों को भी आगे सॉल्व करेंगे। इस सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों को मानचित्र में दर्शाया गया है। आधुनिक राज्यों अथवा प्रदेशों के साथ इस तालिका का हम मिलान करेंगे। तो वर्तमान का जो राज्य क्षेत्र है, आधुनिक राज्य क्षेत्र, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि धौलावीरा कहाँ पर है वर्तमान में। धौलावीरा गुजरात। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है वर्तमान के? पाकिस्तान। हमने पढ़ा भी कि पाकिस्तान में हड़प्पा है, हड़प्पा नगर, तो ये पंजाब हो गया, पाकिस्तान के पंजाब में। कालीबंगा, तो कालीबंगा का क्षेत्र यहाँ है, यह लगभग राजस्थान के क्षेत्र में है, तो कालीबंगा राजस्थान। मोहनजोदड़ो यहां पर है, तो यह हो गया सिंध क्षेत्र। और राखीगढ़ी हमने देख लिया, यहां पर है, तो हरियाणा, वर्तमान के हरियाणा क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। यह हमने कर लिया, यह हम याद रखेंगे। सरस्वती नदी मानचित्र में सिंध और उसकी 5 सहायक नदियों को दर्शाया गया है। आपने देख लिया सिंधु की 5 सहायक नदियां। ठीक है, ये है सिंधु और इसकी सहायक नदियां। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इन नदियों के किनारे विकसित हुए। सरस्वती नदी, जिसे आज भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा, अतः इसे घग्गर हाकरा भी कहा जाता है। ठीक है, घग्गर को हाकरा भी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। नाम से जाना जाता है कि किनारे भी अनेक पुरा स्थल मिले। आज यह एक मौसमी नदी है। कौन सी नदी? सरस्वती, जिसे घग्गर कहते हैं, जो मात्र वर्षा ऋतु के दौरान बहती है। सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती को एक देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली एक नदी, ठीक है, नदी और देवी दोनों के रूप में, समुद्र से बहने वाली एक नदी और देवी दोनों के रूप में पूजा गया है। बाद के ग्रंथों में इस नदी के सूखने और अंततः लुप्त हो जाने का भी वर्णन मिलता है हमें। आगे हम पढ़ते हैं नगर योजना के बारे में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो अब पाकिस्तान में है, याद रखिएगा, यह दोनों स्थान पाकिस्तान में है। इस सभ्यता के पहले 2 नगर हैं, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज लगभग 1 शताब्दी पूर्व 1924 यानी 100 वर्ष पहले, लगभग शताब्दी मतलब 100 वर्ष पहले लगभग, सिंधु नदी के मैदान में
बहुत से पुरास्थल मिले हैं। इसकी खोज 1924 में की गई। सिंधु नदी के मैदान में बहुत से पुरास्थल मिले हैं, जिसके कारण इस सभ्यता को आरंभ में सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इस नदी के मैदानी क्षेत्र में अनेक पुरास्थल मिले हैं, जिसके कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। बाद में अन्य प्रमुख नगर जैसे धौलावीरा गुजरात में हमने पढ़ा ही, राखीगढ़ी हरियाणा में, गंवेरीवाला पाकिस्तान के चोलिस्तान मरुस्थल में, और सैकड़ों छोटे स्थल जैसे गुजरात में लोथल की खोज की गई एवं कुछ की खुदाई भी की गई। इस प्रकार की खोज आज भी जारी है, आज भी इसके बारे में खोजा जा रहा है। यह रोचक है कि सरस्वती नदी की द्रोणी बेसिन में ना केवल 2 महानगर राखीगढ़ी और गंवेरीवाला आते हैं, बल्कि छोटे छोटे अनेक नगर हरियाणा में फरमाना, राजस्थान में कालीबंगा और कुछ अन्य नगर, हरियाणा के 2 नगर भिराना और बनावली भी आते हैं। निसंदेह मानचित्र में 6.3 में दिए गए क्षेत्रों में पुरास्थलों की सघनता स्पष्ट से दिखती है। तो आपने मानचित्र में देख लिया पुरास्थल, हड़प्पा, डाबरकोट, लखन जोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, बालाकोट आदि, यह सब कालीबंगा, बनौली आदि आपने देख लिया अच्छे से, इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा और आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि हमने इसका प्रयोग नहीं किया है। मानचित्र पर दृष्टि डालें 6.3 पर, तो हम पाएंगे कि घाटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि यह सभ्यता सिंधु क्षेत्र में से बहुत आगे तक फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं। अधिकांश हड़प्पा सभ्यता में नगर सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए थे। उन नगरों में चौड़ी सड़कें थीं, आगे हम चित्र में देखेंगे, जो सामान्यतः चारों दिशाओं की ओर उन्मुख होती थीं। अधिकांश नगरों के चारों ओर किलेबंदी की गई मिलती है और नगर के 2 विशिष्ट भाग मिलते हैं। ऊपरी नगर, जहां संभवतः अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, और निचला नगर, जहां साधारण लोग रहते थे, जैसे मजदूर वर्ग, शिल्पकार आदि, और ऊपरी नगर में बड़े लोग रहते थे। कुछ बड़े भवनों का उपयोग सामूहिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। उदाहरण गोदाम, जहां परिवहन किए जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था। सड़कों और गलियों में विभिन्न आकारों के निजी घर मिलते हैं। रोचक बात यह है कि बड़े और छोटे घरों के निर्माण की गुणवत्ता एक समान मिलती है। याद रखेंगे इस चीज को। सामान्यतः उन भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब हम किलेबंदी शब्द को समझ लेते हैं। आमतौर पर सुरक्षात्मक उद्देश्यों से किसी बस्ती या नगर के चारों ओर बनाई गई एक विशाल दीवार, जिसे हम किलेबंदी कहते हैं, कुछ इस तरीके का, जिसमें घर होते हैं। अभिजात वर्ग, यहाँ यह शब्द समाज के उच्च स्तर जैसे शासक, अधिकारी, प्रशासक और प्रायः पुरोहित या पुजारी को संदर्भित करता है, जिन्हें हम अभिजात वर्ग कहते हैं। और एक साधारण वर्ग होता है, जिसमें जो है मजदूर वर्ग, शिल्पकार आदि आते हैं, किसान आते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ संरचनाओं के निर्माण का उद्देश्य आज भी चर्चा का विषय हो सकता है। मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध महास्नानागार एक छोटा और विस्तृत स्नानागार है, जिसका आकार 12x7 मीटर है। हम अभी आगे 6.6 चित्र में देखेंगे। सबसे ऊपर जमाई गई ईंटों को जलरोधक सामग्री जैसे डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमन की परत चढ़ाई गई है। स्नानागार के चारों ओर छोटे छोटे कमरे मिलते हैं। उनमें से एक कमरे के अंदर कुआं मिला है। समय समय पर स्नानागार के पानी को खाली करने के लिए कोने में एक नाली भी है। इस स्नानागार को स्वच्छ पानी से समय समय पर भरा जाता था। तो हमने यह स्नानागार के बारे में पढ़ा, जिसका आकार 12x7 मीटर है। यह ईंटों से बनाई गई है और जलरोधक है, जिसमें डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमिनस की परत चढ़ाई गई है। अंदर इसके कुआं भी मिला है और नाली भी बनाई गई है, जिससे समय समय पर स्वच्छ पानी और जल निकासी की व्यवस्था थी। यह है चित्र 6.6 मोहनजोदड़ो का महास्नानागार। या आप देख सकते हैं इस तरीके की सीढ़ियां, पक्की ईंटें। आगे बढ़ते हैं। यह चित्र 6.4 कालीबंगा राजस्थान के निचले नगर में एक चौड़ी सड़क, ठीक है, यह निचले नगर का चित्र है, जिसमें एक चौड़ी सड़क दिखाई गई है।
चित्र 6.5 धौलावीरा के मध्य नगर के आवासीय क्षेत्र की लंबवत गलियां या सड़कें। धौलावीरा में 3 अलग अलग क्षेत्र थे, ना कि अन्य नगरों की तरह 2 क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे 3 क्षेत्र थे। इन नगर में अधिकांश भवनों की नींव पत्थरों से बनाई गई है। भवनों की जो नींव है वह पत्थरों से बनाई गई है। ये हमने स्नानागार देख लिया। आगे बढ़ते हैं। इसके निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा? प्रश्न है। पुरातत्वविदों ने अनेक संभावित व्याख्याएं प्रस्तुत की है। सार्वजनिक स्नान के लिए स्नानागार, केवल राजसी परिवार के लिए स्नानागार, धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग होने वाला स्नानागार। हालांकि पहली व्याख्या अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह पाया गया कि इस नगर के अधिकांश घरों में स्नानागार बने थे, तो इसलिए यह सार्वजनिक स्नानागार नहीं हो सकता है। राजसी और धार्मिक कार्यों इस पर विचार कर रहे हैं। आइए पता लगाएं। अंतिम 2 व्याख्याओं के बारे में चर्चा कीजिए। इस विषय में हमारे पास इतिहास के अन्य स्रोत नहीं है, जैसे ना कोई शिलालेख, ना कोई ग्रंथ और ना ही किसी यात्री का विवरण। आप इसके बारे में विचार कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जल प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पावासी जल प्रबंधन और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। उनके घरों में स्नान के लिए अलग स्नानागार हुआ करते थे। ये नगर जल निकासी प्रणाली से जुड़े थे, जो साधारणतः सड़कों के नीचे होती थी, जिसमें अपशिष्ट जल बहता था, यानी गंदा पानी बहता था। लोथल यानी गुजरात में जल निकासी प्रणाली है उस समय की। नालियां दिखाई गई हैं इस तरीके। मोहनजोदड़ो में लोग ईंटों से बने कुओं से पानी निकाला करते थे, किंतु अन्य क्षेत्रों में तालाब, पास के झरनों अथवा मानव निर्मित जलाशयों से पानी लेते थे। धौलावीरा में 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला है। कहां पर सबसे बड़ा जलाशय मिला है? तो धौलावीरा, गुजरात में, गुजरात के कच्छ के रण में। जलाशय शब्द को देख लेते हैं। जलाशय विशाल प्राकृतिक या कृत्रिम स्थान जहां जल का भंडारण किया जाता है, उसे हम जलाशय कहते हैं। धौलावीरा में पत्थरों और यहां तक कि चट्टान को काटकर कम से कम 6 विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया था। इसमें से अधिकांश को कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमिगत नालियों से जोड़ा गया था। चट्टान को काटकर, आप याद रखेंगे कि धौलावीरा में पत्थरों को काटकर 6 विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया है। यह है धौलावीरा में चट्टान काटकर बनाया गया लंबा विशाल जलाशय का चित्र है, लगभग 33 मीटर। आइए विचार करें। जलाशय के इस प्रकार के निर्माण के लिए आवश्यक श्रमिक की बड़ी संख्या के बारे में सोचिए। आपके विचार में अनेक कार्यों को सुनियोजित करने के लिए निश्चित दिशा निर्देश किसने दिए होंगे? आपके विचार में उन्हें उनकी मजदूरी के लिए भुगतान कैसे किया गया होगा? उस समय आज की तरह मुद्रा का प्रचलन नहीं था, याद रखेंगे। चूंकि समय समय पर जलाशयों की सफाई करना आवश्यक था, इसलिए क्या उनके रखरखाव के लिए कोई स्थानीय प्राधिकारी थे? इस नगर के शासक और नगर प्रशासन के बारे में इससे हमें क्या संकेत मिलते हैं? कल्पना कीजिए कि ठीक है, इसके बारे में आप कल्पना कीजिए कि कैसे उन्होंने जलाशय को बनाया होगा, कैसे उसकी साफ सफाई की होगी। हड़प्पावासी क्या खाते थे? अब हम ये देखते हैं। हड़प्पावासी ने अपनी अनेक बस्तियां बड़ी और छोटी नदियों के किनारे बसाई थी। यह सिर्फ जल स्रोतों तक आसानी से पहुंचने के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि की दृष्टि से भी एक औचित्यपूर्ण विकल्प रहा होगा। हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था इसके बारे में कि नदियों के क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टियां होती हैं, जिससे कृषि आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि नदियां अपने आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। पुरातात्विक खोज यह दर्शाती है कि हड़प्पावासी दलहन और अनेक किस्म की सब्जियों के अतिरिक्त जौ, गेहूं, कुछ मोटे अनाज, बाजरा और कभी कभी धान जैसी अनाज की खेती करते थे। यूरेशिया में कपास उगाने में भी वे सर्वप्रथम थे। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का पूरा भाग मिलाकर यूरेशिया कहलाता है, जिसका उपयोग वो कपड़ा बुनने में किया करते थे। उन्होंने हल सहित खेती के कई उपकरण बनाए, जिनमें से कुछ का उपयोग आधुनिक समय में भी किसानों द्वारा किया जाता है। अब हम दलहन शब्द को देख लेते। दलहन क्या होता है? फसलों की श्रेणी जिसमें सेम, मटर के दाने और दालें सम्मिलित हैं, उसे हम दलहन कहते हैं।
ये हम चित्र देख लेते हैं। मिट्टी से निर्मित हल का लघु प्रतिरूप हरियाणा में बनावली से प्राप्त हुआ है, जो कि मिट्टी जुताई के काम आता है। यह गहन कृषि गतिविधि सैकड़ों छोटे ग्रामीण स्थलों अथवा गांवों द्वारा संचालित की जाती थी। अभी की तरह तब भी ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त कृषि उपज प्रतिदिन उपलब्ध होने पर ही नगर जीवित रह सकते थे। हड़प्पा वासियों ने मांस के सेवन के लिए अनेक पशुओं को पाला और मछलियों के लिए वे नदियों एवं समुद्र पर निर्भर थे। खुदाई में बड़ी संख्या में पाई गई पशुओं की हड्डियां और मत्स्य जीवाश्म से इसका पता चलता है कि वे मछलियां खाते थे और मांसाहारी थे। ठीक है, जो हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, मत्स्य जीवाश्म मिले हैं, इस तरीके से अनुमान लगाया गया कि वो पशु भी पालते थे और मांस का सेवन करते थे। हड़प्पा वासियों के खाना पकाने के पात्रों में क्या होता था? मिट्टी के पात्रों की वैज्ञानिक जांच से कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जिसमें प्रत्याशित दुग्ध उत्पाद और अप्रत्याशित जैसे हल्दी, अदरक और केले दोनों प्रकार के अवशेष मिले हैं। स्पष्ट है कि उनके भोजन में बहुत विविधता थी। हमने देखा यहाँ हल्दी, अदरक और केले दुग्ध उत्पाद आदि के साक्ष्य मिले हैं। आइए पता लगाएं। मान लीजिए कि आप हड़प्पा के एक घर में खाना पकाते हैं। आप ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर कौन कौन से व्यंजन बनाएंगे? सक्रिय व्यापार के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पावासी न केवल अपनी सभ्यता में बल्कि भारत के भीतर और बाहर भी अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ भी सक्रिय रूप से व्यापार किया करते थे। उन्होंने आभूषणों, लकड़ी, दैनिक उपयोगों की कुछ वस्तुओं, संभवतः सोने एवं कपास, जिसे हम चित्र 6.11 में देखेंगे, और कुछ खाद्य वस्तुओं का निर्यात किया। उनके सर्वाधिक प्रिय आभूषण कार्नेलियन यानी कीमती पत्थर के मोती थे, जो अधिकतर गुजरात में पाए गए। कहां पर पाए गए? अधिकतर गुजरात में पाए गए जाने वाले लाल रंग के अल्प मूल्यवान पत्थर होते थे। हड़प्पा के कारीगरों ने उनमें छेद करने की तकनीक भी विकसित की थी, ताकि धागों को डालकर उन्हें तरह तरह से सजाया जा सके, कुछ इस तरीके से माला जैसे बनाया जा सके आदि। उन्होंने शंखों से बहुत सुंदर चूड़ियां भी बनाई। चूंकि शंख का खोल सख्त होता है, अतः उन चूड़ियों को बनाने के लिए परिष्कृत तकनीक की आवश्यकता भी होती होगी। यह स्पष्ट नहीं है कि हड़प्पा वासियों ने निर्यातित वस्तुओं के बदले में किस वस्तु का आयात किया। ठीक है, जो भी यहां से निर्यात किया, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्होंने उसके बदले कौन सी वस्तु प्राप्त की। संभवतः यह तांबा हो सकता है, क्योंकि यह धातु सामान्यतः उनके पास बहुतायत में उपलब्ध नहीं थी। अनुमान लगाया गया कि यह तांबा हो सकता है, जिसका इन्होंने आयात किया होगा। अब हम चित्र 6.11 को देखते हैं। यह चित्र 6.11 हड़प्पा का हाथी दांत का कंघा, जो ओमान के तट पर पाया गया, लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, यह सूसा वर्तमान ईरान में पाया गया, कार्लिनियन के मन के। आइए पता लगाएं। हड़प्पावासी मुलायम धातु तांबे की कलाकारी में कुशल थे। तांबे में टिन मिलाने पर कांस्य धातु बन जाती है। तांबे में क्या मिलाएंगे? हम टिन मिलाएंगे तो कांस्य धातु बन जाएगी, जो तांबे की तुलना में कठोर होती है। हड़प्पा वासियों ने उपकरण तथा बर्तन बनाने में कांसे का उपयोग किया। तांबा और टिन मिलाकर के उसके बर्तन बनाए कांसे के रूप में। बाद में हम इसकी बनी कुछ छोटी प्रतिमाएं देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इस तरह के व्यापार को संचालित करने के लिए स्थल मार्ग एवं नदियों तथा अधिक दूरवर्ती गंतव्यों के लिए समुद्री रास्तों का उपयोग किया। यह भारत की प्रथम गहन समुद्री गतिविधि थी। वास्तव में गुजरात और सिंध के तटवर्ती क्षेत्रों में कई हड़प्पाई बस्तियां स्थित हैं। गुजरात में स्थित एक लघु बस्ती लोथल में आश्चर्यजनक रूप से 217 मीटर लंबाई में और 36 मीटर चौड़ाई का एक विशाल बेसिन यानी द्रोणी पाया गया है। इसकी लंबाई फुटबॉल के 2 मैदानों से थोड़ी अधिक है। इस बेसिन में बंदरगाह जैसी संरचना अवश्य रही होगी, जिसका इस्तेमाल नावों के माध्यम से वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए किया जाता होगा। या अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बेसिन बंदरगाह सी होगी। इस प्रकार के व्यापक स्तर से व्यापार में यह आवश्यक था कि व्यापारी अपने सामान को और एक दूसरे को पहचाने। अनेक बस्तियों की खुदाई में मिली हजारों की संख्या में छोटी मोहरों का मुख्य उपयोग यही रहा होगा। ये मोहरें एक मुलायम पत्थर एसिटेटाइट की बनी थी, याद रखेंगे।
जो मोहरें हैं वो एटीएटाइट की बनी थी, जिन्हें गर्म कर कठोर बनाया जाता था। इसका माप केवल कुछ सेंटीमीटर है। सामान्यतः इनके ऊपर जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, किंतु इन पर लेखन प्रणाली के कुछ संकेत मिले हैं। लेखन प्रणाली के भी कुछ संकेत मिले हैं, आप देख रहे हैं। इस लेखन प्रणाली और पशुओं के चित्रों के प्रतीकों के अर्थ को अभी समझा जाना बाकी है। इसे हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं इस लिपि को, ठीक है, पर यह निश्चित है कि ये किसी प्रकार के व्यापार की गतिविधियों से संबंधित है। आप एक सिंह का देख सकते हैं, एक श्रृंगी पशु है या बैल है, और सींग वाले बाघ भी आप देख सकते हैं। हड़प्पा की कुछ या मोहरे हैं, यह 2-3। इसके ऊपर हमने लोथल में एक विशाल बंदरगाह यही है, जो लगभग 2 फुटबॉल के मैदानों से भी अधिक बड़ा है। आइए पता लगाएं कुछ लेखन संकेतकों के साथ हड़प्पा की इन 3 मोहरों को देखते हुए आपके मन में क्या विचार आता है। क्या आप इनकी कोई व्याख्या देना चाहेंगे? अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कीजिए, आप सोचिए। प्राचीन जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं। पूरा तत्ववेत्ता हड़प्पावासियों द्वारा निर्मित और उपयोग की गई अनेक वस्तुओं को सामने लेकर आए हैं, जो दैनिक जीवन में उनके उपयोग की जाती थी। एक कांस्य दर्पण, एक पकी मिट्टी, टेराकोटा का पात्र, दोनों धौलावीरा से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? तो हमें धौलावीरा से प्राप्त हुए। यह दर्पण है और यह टेराकोटा है। भार तौलने के लिए कुछ पत्थर, एक कांस्य छेनी, तांबे और टिन से मिलाकर बनी हुई कांस्य छेनी है, जो यह धौलावीरा से प्राप्त है, और यह तौलने के लिए कुछ पत्थर। 25 सेंटीमीटर की लंबाई वाले एक पत्थर पर उकेरा गया खेल बोर्ड, आप देख रहे हैं, खेल बोर्ड धौलावीरा से प्राप्त है। लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी मिट्टी की सीटी करणपुरा राजस्थान से प्राप्त है। हड़प्पा वासियों ने वयस्कों और बच्चों दोनों के मनोरंजन के लिए अनेक खेल तैयार किए। आगे यह देख लेते हैं। एक छोटी मूर्ति जिसे प्रायः पुरोहित राजा कहा जाता है, यद्यपि यह मालूम नहीं है कि यह किसकी प्रतिमा है। स्वास्तिक दर्शाती हुई मुहर, आप देख सकते हैं। शक्तिशाली पशुओं से घिरे ऊंचे स्थान पर बैठे त्रिमुखी देवता को दर्शाता यह मुहर, ठीक है, कुछ इस तरीके का रहा होगा। यह चारों तरफ पशु हैं और यह तो बैठाया हुआ त्रिमुख देवता। आगे बढ़ते हैं। यह चित्र है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की एक लघु कांस्य प्रतिमा, ठीक है, यह कांस्य प्रतिमा है, लगभग 10.8 सेंटीमीटर ऊंची है। नमस्ते की मुद्रा में बैठी एक पकी मिट्टी, या नमस्ते की मुद्रा में बैठी हुई टेराकोटा। एक पात्र पर प्यासे कौवे की कहानी, आप देख सकते हैं, दर्शाता चित्र, जिसमें वह पात्र के निचले हिस्से में जल को पीने के लिए एक चतुर तरीका निकालता है, जो इसे लोथल से प्राप्त किया गया है। तो आपने यहाँ सारी वस्तुएं देख ली जो प्राप्त हुए खुदाई के दौरान। आगे बढ़ते हैं। आइए विचार करें। पृष्ठ 100 और 101 पर दर्शाई गई वस्तुओं या इस अध्याय में चित्रित अन्य वस्तुओं को देखते हुए क्या आप उन गतिविधियों और जीवन के पक्षों को पता लगा सकते हैं जो हड़प्पा वासियों के लिए महत्वपूर्ण थे? आइए पता लगाएं। लोथल के पात्र पर दर्शाई गई कहानी को पूरा कीजिए। आपके विचार में इस कहानी को 4000 से अधिक वर्षों से क्यों याद किया जाता रहा? विचार कीजिए इस पे। नर्तकी की लघु प्रतिमा पर विचार कीजिए। इस लघु प्रतिमा की भाव भंगिमा से आप क्या समझते हैं? पूरी बाह को ढकने वाली उन चूड़ियों को ध्यान से देखिए जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में अभी भी महिलाएं पहनती हैं। आपने देखा कि यह मूर्ति हाथ में कुछ इस तरीके की चूड़ियां पहनी हुई जो आज भी प्रचलन में है। इस अध्याय में आपने और कहां तक इस तरह से चूड़ियां पहनने को चिन्हित किया है? इससे हमें क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? विचार कीजिएगा आप। अंत अथवा नई शुरुआत। 1900 सामान्य संवत पूर्व यानी बिफोर के आसपास इस सिंधु सरस्वती सभ्यता की सभी उपलब्धियों के बावजूद उसका हास हो गया। इसके नगर एक के बाद एक खाली होते गए। यदि कोई निवासी वहां रहे भी तो उन्होंने परिवर्तित वातावरण में ग्रामीण जीवन शैली को अपनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती सरकार या प्रशासन अब विद्यमान नहीं रहा। धीरे धीरे हड़प्पावासी हजारों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी बस्तियों के रूप में बिखर गए। आइए विचार करें। हड़प्पावासी ग्रामीण बस्तियों में लौट गए क्योंकि
किसी नगरीय जीवन शैली की तुलना में ग्रामीण जीवन शैली भोजन और जल तक सहज पहुंच प्रदान करती थी। तब से लेकर अब तक नगर भोजन और कभी कभी जल आपूर्ति के लिए गांव पर निर्भर रहते थे। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है, लगाया जा रहा है कि इनका अंत कैसे हुआ। इन्होंने कोई नई शुरुआत की जिसके लिए छोटे छोटे नगरों में बिखर गए होंगे, छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिखर गए होंगे। इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? पुरातत्ववेत्ताओं ने इसके अनेक कारण बताए हैं। बहुत समय पहले यह सोचा गया कि युद्ध या आक्रमण ने इन नगरों का विध्वंस किया होगा, लेकिन युद्ध या आक्रमण के कोई निशान नहीं मिलते हैं। जहां तक प्रमाणों की बात है, हड़प्पा वासियों ने वास्तव में कभी भी कोई सेना या युद्ध के हथियार नहीं रखे। यह अपेक्षाकृत एक शांतिपूर्ण सभ्यता प्रतीत होती है। इस तरीके के अभी कोई साक्ष्य नहीं मिले, इसलिए इसे अभी माना गया है कि यह शांतिपूर्ण सभ्यता रही होगी। आगे पढ़ते हैं कि वर्तमान में 2 कारणों पर सहमति है। पहला, 2200 सामान्य समुद्र पूर्व से विश्व को अत्यधिक प्रभावित करने वाले जलवायु संबंधी परिवर्तनों से वर्षा में कमी, शुष्कता की स्थिति उत्पन्न हुई होगी, यानी सूखा पड़ा होगा। इससे कृषि कार्य को अधिक कठिन बनाया होगा और नगरों की ओर खाद्य आपूर्ति में कमी आई होगी। दूसरा, सरस्वती नदी का मध्य बेसिन सूख गया होगा। वहां कालीबंगा और बनावली जैसे नगर अचानक छोड़ दिए गए। इनमें अन्य कारण भी रहे होंगे, लेकिन ये 2 कारण हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने कल्याण के लिए अपनी जलवायु और पर्यावरण पर कितने निर्भर हैं। यद्यपि नगर लुप्त हो गए, लेकिन हड़प्पा की संस्कृति एवं प्रौद्योगिकी की अधिकांशता बची रही और यह भारतीय सभ्यता के अगले चरण में पहुंच गई, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में पता करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सिंधु हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा वासियों ने कुशल जल प्रबंधन, विविध शिल्पों और सक्रिय व्यापार के साथ सुनियोजित नगरों का निर्माण किया। दूसरा, उपजाऊ कृषि से नगरों को विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त हुई। तीसरा, इस सभ्यता का जलवायु संबंधी और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण अंततः ह्रास हो गया। लोग ग्रामीण जीवन शैली की ओर लौट गए। कुछ इस तरीके का अनुमान है। आगे प्रश्नों से पहुंचने से पहले हम प्री के प्रश्न को देख लेते हैं कि किस तरीके से सवाल आयोग द्वारा पूछे गए हैं। ये आप देख लीजिए, पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ठीक है, अभी आपने पढ़ा तो आप इसे देख लीजिए। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा, आप लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली से क्या क्या हमें प्राप्त हुए, तो ये आप मिलान कर लीजिएगा। इस तरीके के यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं पूर्व के वर्षों में। आगे देखते हैं हम इसकी हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने इतने सन में की। हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी आप देख लीजिए। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? एक जुते हुए खेत की खोज की गई, कहाँ पर? कालीबंगा में। हड़प्पा, रावी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कृषि तरह पैठन, गोदावरी नदी से संबंधित स्थल हैं। पारावी, हस्तिनापुर गंगा और पैठन गोदावरी। कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, रोपड़ सतलज नदी के तट पर। तो इस तरीके के आयोग ने प्रश्न पूछे हैं, आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। मांडा जम्मू कश्मीर, पंडारी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी तो सिंधु, चेनाब और झेलम। नाव और चित्र मॉडल प्राप्त हुए कहाँ से? मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। कथन ये है, कारण ये है, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। हड़प्पन संस्कृति शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं। तो इस तरीके का आपने प्रश्न देख लीजिए कि कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं इससे जुड़े।
अब हम मेंस से जुड़े भी सवाल देख लेते हैं कि किस तरीके से आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस अध्याय में अध्ययन की गई सभ्यता के अनेक नाम क्यों हैं, इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। आप इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपकी लेखन शैली अच्छी हो जाएगी। सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियों का सार देते हुए संक्षिप्त रिपोर्ट 200 शब्दों में लगभग लिखिए। कल्पना कीजिए कि आपको हड़प्पा से कालीबंगा तक यात्रा करनी है। आपके पास विभिन्न विकल्प क्या हैं? क्या आप प्रत्येक विकल्प में लगने वाले समय का अनुमान लगा सकते हैं? ठीक है। कल्पना कीजिए कि यदि हड़प्पा के किसी पुरुष या महिला को हम आज के भारत के सामान्य रसोई घर में ले जाते हैं तो उन्हें सबसे बड़े 4 या 5 आश्चर्य क्या लगेंगे? इस पर भी आप विचार कीजिए। दूसरा, इस अध्याय के सभी चित्रों पर दृष्टि डालते उन आभूषणों, हाव भाव, वस्तुओं की सूची बनाइए जो अभी भी 21वीं शताब्दी में परिचित प्रतीत होती है। ठीक है। धौलावीरा के जलाशय की प्रणाली क्या सोच प्रतिबिंबित करती है? इस पर भी आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। मोहनजोदड़ो के ईंटों से निर्मित 700 कुओं की गणना की गई है। ऐसा लगता है कि उनका नियमित रूप से रखरखाव किया जाता रहा है। अनेक शताब्दियों तक उनका उपयोग किया जाता रहा है। निहितार्थ पर आप चर्चा कीजिए। सामान्यतः यह कहा जाता है कि हड़प्पा वासियों में नागरिकता का उच्च भाव था। इस कथन के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्या आप इससे सहमत हैं? वर्तमान भारत के महानगरों के नागरिकों के साथ इसकी तुलना कीजिए। इस प्रश्न को भी आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो यह था हड़प्पा से जुड़े, हमने इस चैप्टर को देख लिया, पढ़ लिया अच्छे से। आप वीडियो को कई बार देखिएगा जिससे आप अधिक से अधिक समय और इससे जुड़े प्रश्नों को भी जरूर से जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए। धन्यवाद।